अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौसम फखर में खुशामदीद। अब दुनिया वैंस और कॉलीबॉफ का इंतजार कर रही है। उधर चुपके से पाकिस्तान की तरफ से दो अहम डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। इनमें से एक पेशरफ्त में पाक बहरिया की तरफ से जनाब बहीर अरब में होने वाली समुद्री मशकों के दौरान एक जदीद एयर लॉन्च्ड मिसाइल का तजुर्बा करके पाकिस्तान नेवी ने एक अहम स्ट्रेटेजिक सिग्नल दिया है, और ये स्ट्रेटेजिक सिग्नल है पाकिस्तान की नेवल स्ट्रेटजी के अंदर तब्दीली का। जबकि दूसरी पेशरफ्त के तहत पाकिस्तान और कतर के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर इत्तफाक हो गया है, और ईरान जंग के खात्मे के बाद पाकिस्तान और कतर इस अहम और दूररस नताइज के हामिल मुआहदे पर दस्तखत कर देंगे। ये दोनों डेवलपमेंट्स की अहमियत क्या है, इनकी तफसीलात क्या है जनाब, इसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि ये जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं ये किस तरीके से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग के अंदर अहम किरदार अदा करती हैं। अर्ज़ ये है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान नेवी की तरफ से ये जो उनकी लाइव फायरिंग ड्रिल्स हो रही हैं बहीरा अरब में, उसमें स्मैश 3 का एक मिसाइल तजुर्बा किया गया था अब से 3-4 रोज़ कबल, और वो जो मिसाइल तजुर्बा था उसमें इनफैक्ट स्मैश मिसाइल की जो रेंज है यानी एक्सटेंडेड रेंज का तजुर्बा किया गया था। अब उसके बाद पाकिस्तान नेवी की तरफ से ये जो मशकें जारी हैं इसमें तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है, और चूंकि ये एयर लॉन्च्ड मिसाइल है इसका मतलब ये है कि ये समुद्री और ज़मीनी दोनों अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि तैमूर मिसाइल ने न सिर्फ निहायत दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाया, बल्कि ये जो तैमूर मिसाइल का आज तजुर्बा किया गया है इसमें भी तैमूर मिसाइल की रेंज यानी एक्सटेंडेड रेंज के हामिल तैमूर मिसाइल को इस्तेमाल किया गया है। बताया गया है कि ये जो मिसाइल है इसके तहत दुश्मन के सरफस वेसल्स यानी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने की अमली मश्क की गई है। ये रियल टाइम टारगेटिंग और इंगेजमेंट एक्सरसाइज थी जिसके अंदर पाकिस्तान नेवी की तरफ से अपनी जो जदीद तरीन सलाहियत है उसका मुजाहरा किया गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मिसाइल तजुर्बे के दौरान स्टैंड ऑफ रेंज यानी दूर के जो फासले हैं उससे कामयाब हमला किया गया है, यानी दुश्मन के करीब आए बगैर स्ट्राइक कैपेबिलिटी की डिमॉन्स्ट्रेशन की गई है। पाकिस्तान नेवी ने इसे अपनी कॉम्बैट रेडीनेस और प्रिपेयर्डनेस का एक वाज़े इजहार करार दिया है। पाकिस्तान नेवी की तरफ से ये जो आज की एक्सरसाइजेज थी और इसमें तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का जो तजुर्बा किया गया है उसके हवाले से प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई है, और प्रेस रिलीज़ में इस मिसाइल के कामयाब तजुर्बे और इसको नहायत दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत का इजहार भी किया गया है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इनफैक्ट ये पाकिस्तान नेवी की जो स्ट्रेटेजिक सलाहियत है उसमें एक बहुत बड़ी शिफ्ट की निशानदेही करती है, और ये जाहिर होता है कि ये मश्क आम नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ ख़ास था। वो ख़ास क्या है? मैं अगर इसको चंद हिस्सों में तकसीम करूं, यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एयर सी इंटीग्रेशन के लिए एक मरबूत कोशिश थी तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि अहम बात यह है कि इस मिसाइल को इन एक्सरसाइजेस के दौरान हवाई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया और हदफ को निशाना बनाया गया जो कि समंदर में मौजूद था। इसका मतलब ये है कि एयरफोर्स और नेवी ने एक मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए जॉइंट वॉरफेयर डॉक्ट्रिन का अमली मुजाहरा किया है। अगरचे माजी में पाकिस्तान एयरफोर्स की पाकिस्तान की ज़मीनी फ़ौज के साथ जो हम आहंगी थी उसका हमने हालिया मुजाहरा गुज़िश्ता बरस ऑपरेशन बुरहानुल मरसूस के दौरान देखा, जहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसी स्ट्रेटजी से यानी दूर रहते हुए दुश्मन को निशाना भी बनाया था, और वो दुश्मन जो अपने आप को महफूज समझ रहा था उसे उसके घर में निशाना बनाकर उनके गुरूर को भी खाक में मिलाया गया था। वो रफ़ाल जिसको 56 इंच की छाती
यूं زور سے پیٹ کے لایا گیا تھا کہ جناب بالا کوٹ کے اندر ہم نے پہاڑ ڈھا دیا تھا، اگر ہمارے پاس رفال نہ ہوتے تو ابھی نندن جو ہے وہ گرفتار نہ ہوتا۔ پھر رفال آ گئے اور پھر رفال کا انجام یہ ہوا کہ فرانس کی ڈسو کمپنی جو کہ رفال طیارے بنانے والی کمپنی ہے، اس کے شیئرز ہی مارکیٹ میں گر گئے اور اس کے کئی سودے کینسل بھی ہو گئے۔ تو انفیکٹ یہ جو جوائنٹ کارروائی تھی ایئر فورس اور زمینی فوج کی، تو اس کے بعد یہ جو ایک ملٹی ڈیمینشنل آپریشن یا ملٹی ڈومین آپریشن کی طرف آگے بڑھنا بھی ضروری تھا، اور اسی کیپیبلٹیز کو اب انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے پاکستان نیوی کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوی اور زمینی فوج دونوں کو ایئر فورس کے ساتھ ملا کر جوائنٹ وارفیئر ڈاکٹرین کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان مشقوں کی جو دوسری اہم جو صلاحیت کا اظہار پاکستان نیوی کی طرف سے کیا گیا ہے وہ اینٹی شپ وارفیئر ڈیمانسٹریشن ہے، یعنی یہ مشق خاص طور پر دشمن کے وار شپس کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی، اور اس مشق کے دوران کروز میزائلز کے ذریعے وار شپس، ڈسٹرائرز اور کیریئر گروپ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سمیش میزائل کے ذریعے بھی سمندر سے زمینی اہداف کو اور اس کے ساتھ ساتھ سمندری اہداف کو نشانہ بنانے کا تجربہ کیا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نیوی نے انفیکٹ اس مشق کے دوران اپنی جو کل چین ڈیمانسٹریشن ہے اس کو اسٹیبلش کیا ہے، یعنی اب پاکستان نیوی محض دفاع نہیں کرے گی، بلکہ پاکستان نیوی کی جو اسٹریٹجک جو ری پوزیشننگ ہوئی ہے، جو پاکستان نیوی نے اپنے کردار کے اندر تبدیلی لائی ہے، اس میں پاکستان نیوی نے ڈیپ سٹرائک کے ساتھ ساتھ دشمن کو نشانہ بنانے کی عملی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کے لیے ڈیٹیکشن، ٹریکنگ اور انگیجمنٹ تیمور میزائل کے ذریعے اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے، یعنی سینسر ٹو شوٹر سائیکل کو پاکستان نیوی کی طرف سے بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ مسلسل دوسرا موقع ہے جب پاکستان نیوی کی طرف سے جدید میزائلز کی ڈیمانسٹریشن کی گئی ہے۔ پاکستان نیوی نے شپ لانچڈ میزائل فائر کیا، اور آج پاکستان نیوی نے ایئر لانچڈ تیمور میزائل کا تجربہ کیا، اور یہ ملٹی پلیٹ فارم سٹرائک کیپیبلٹی اور سی وارفیئر اپ گریڈ کا ایک واضح پیٹرن ہے جو کہ اب پاکستان نیوی اڈاپٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یعنی پاکستان نیوی نے اپنی جو نیول سٹریٹجی ہے اس کو ڈیفینسو پوسچر سے اوفینسو سی ڈینائل سٹریٹجی کے اندر تبدیل کر دیا ہے، یعنی دشمن کے بیڑے کو دور سے تباہ کرنا اور سمندر میں اپنی ڈومیننس کو قائم کرنا، یہ اب پاکستان نیوی کے آبجیکٹیوز ہیں، جس کو تیمور، سمیش اور دیگر بابر کروز میزائلز کے ذریعے پاکستان نیوی اپنی جو کامبیٹ صلاحیت ہے اس میں مسلسل اضافہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور واضح طور پر انڈین نیوی کو ایک اسٹریٹجک سگنل بھی دیا گیا ہے کہ اگر آئی این ایس وکرانت یا وکرم آدتیہ ڈپلوائے ہوتے ہیں تو پاکستان کے پاس اب اسٹینڈ آف اینٹی شپ سٹرائک کیپیبلٹی موجود ہے، اور ملٹی لیئر سٹرائک سسٹم بھی اب پاکستان نے ڈیولپ کر لیا ہے، اور اس کے ذریعے شپ لانچڈ، ایئر لانچڈ اور ہائپرسونک سسٹمز، ان تینوں کو استعمال کیا جائے گا دشمن کے خلاف۔ اور مستقبل کے اندر پاکستان کا جو C4ISR اور ڈیٹا لنک وارفیئر ہے، اس کو بھی جو ہے وہ دشمن کے خلاف استعمال کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کا واضح طور پر اظہار کر دیا گیا ہے، یعنی پاکستان اب صرف اپنی بندرگاہوں کا دفاع نہیں کر رہا بلکہ دشمن کو سمندر میں روکنے کی صلاحیت بھی حاصل کر رہا ہے، اور پاکستان کی جو سمندری حدود ہے اس سے 500 سے 600 کلومیٹر دور جو دشمن کے ویسلز ہیں، پاکستان ان کو اپنی سمندری حدود میں رہتے ہوئے نشانہ بنا سکتا ہے، اور یہ تجربہ انفیکٹ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے پاکستان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز اور سٹرائک کیپیبلٹیز ہیں ان میں اضافے کے لیے۔ اب یہ جو صلاحیتیں ہیں، انفیکٹ یہ جو پاکستان کا اب ایک نیا پوسچر ڈیولپ ہو رہا ہے
जिसमें एक जानिब पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है। इसके साथ साथ एक नया 4 मुल्की इत्तेहाद स्टेप के नाम से भी तश्कील दे दिया गया है, जिसमें सऊदी अरेबिया, तुर्किया, मिस्र और पाकिस्तान शामिल हैं। ये जो 4 मुल्की इत्तेहाद है, ये एक वसीउल बुनियाद ताउन की, ख़ास तौर पर स्ट्रेटेजिक ताउन की बुनियाद बनने जा रहा है। और इसके साथ साथ कतर भी अब ख़ास तौर पर ईरान जंग के दौरान जो अमेरिका की डिफेंस अम्ब्रेला के अंदर जो गैप्स नज़र आए हैं, ख़ास तौर पर गल्फ़ कंट्रीज़ को, उनको भी अब इस बात का एहसास हो गया है कि उन्होंने तमाम अंडे अमेरिका की टोकरी में डालकर बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस सारे इशू को हैंडल किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंगेज किया है अमेरिका को और ईरान को और उनको मुज़ाकरात की मेज़ तक लेके आए हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के अंदर अपनी फ़ौज को तैनात करके, अपनी एयरफोर्स को तैनात करके भी सिग्नल दिया है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स है हम उससे डिविएट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने दोस्त और दुश्मन सबको ये पैगाम दिया है कि हम अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। और यही वजह है कि सऊदी अरब के साथ तय पाने वाली कमिटमेंट के बाद पाकिस्तान की तरफ से 18 J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे सऊदी अरेबिया की एयरबेस पर तैनात कर दिए गए। ये जो एयरबेस थी सऊदी अरेबिया की, किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस, इसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा भी लहरा दिया गया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के मज़ीद 13,000 फौजियों को भी सऊदी अरेबिया में तैनात कर दिया गया। और ये नुक्ता भी अहमियत का हामिल है कि अब हज की जो परवाज़ें हैं उसका आगाज़ भी हो गया है, और मई के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर ये जो हज है इसका आगाज़ हो जाएगा। और ये मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मजहबी फरीज़ा है, जिसमें दुनिया भर के 20 से 25 लाख मुसलमान फरीज़ा हज अदा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हज की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो भी पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया की तरफ से सौंप दी गई है। अब पाकिस्तान और कतर के दरमियान ये जो ताउन है ये जारी था, और ये जो नया म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है इसके हवाले से इब्तदाई बातचीत भी हो रही थी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने अभी जो हालिया 3 मुल्की दौरा किया है, जिसमें वो पहले सऊदी अरेबिया गए, उसके बाद कतर, और कतर के बाद तुर्किया। कतर के अंदर भी जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुसूसी तौर पर प्रोटोकॉल दिया गया था। और इस मीटिंग के अंदर जिसमें कतरी जो शेख थे, यानी कतर के जो हुक्मरान इत्तेहाद है, उनके लीडरान के साथ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकातें हुई, और इसमें इस दिफाई मुआहदे के खद्दो खाल का जायज़ा लिया गया। और कतर ने पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम देने के लिए पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास $2 बिलियन जमा कराने का उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को यकीन दहानी भी कराई है। सऊदी अरब की तरफ से भी $3 बिलियन पाकिस्तान को मौसूल हो गए हैं। जो आखिरी $1 बिलियन रह गया था वो भी आज जमा हो गया है, जिसके बाद कल मुत्तहिदा अरब अमारात को ये जो $1 बिलियन है ये अदा कर दिया जाएगा, और पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के कर्ज से भी अदा हो जाएगा। तो एक जानिब $2 बिलियन कतर की तरफ से पाकिस्तान को मिल रहा है, और इसके साथ साथ म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के तहत कतर में भी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की तरह अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको कायम करेगा। और ये खबरें भी मुतअद्दिद ज़राए से सामने आई हैं कि कतर ने अमेरिका के किरदार के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका इजहार भी किया है, और इस बात का इंदिया भी दिया है कि अल अदीद एयरबेस को जो है वो अमेरिका से वापस ले लिया जाएगा। यानी अमेरिका को कह दिया जाएगा कि जनाब कतर में अब आपकी ज़रूरत नहीं है, या अगर होगा तो वो उसका जो रोल है बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाएगा। और अब चूँकि दुनिया को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, तो फिर जो रोल है पाकिस्तान का उसमें इजाफा हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास ये नादर मौका आ गया है कि वो अपनी ग्लोबल पोजीशन को ना सिर्फ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुई है, उसको मज़ीद
اوپر لے کے جائے, اپنی پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کرے, اور اپنی اس پوزیشن کے تحت پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی سینیریوز ہیں اس کو بھی بہتر کرے, اور یہاں پر اپنے موجودہ کردار کے تحت جو دوست ممالک سے انویسٹمنٹ بھی کرائے تاکہ پاکستان کی جو معیشت ہے یہ بحال ہو سکے. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آنے والے دنوں کے اندر یہ جو صورتحال ہے خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے, اس میں نمایاں بہتری کے امکانات نظر آ رہے ہیں. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.